जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की है, भारतीय मानचित्र की, इंडियन मैप की। उसमें हमने भारत की जो लोकेशन है वो समझी थी वर्ल्ड मैप पर, और भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो विस्तार है, वो हमने देखा था। फिर हमने उसका जो ईस्ट का सबसे जो बिंदु है वो हमने देखा था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के जो पॉइंट है वो हमने देखे थे। अब हम बात करेंगे भारत के मानचित्र पर जो जो चीज़ें होती हैं या जो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं स्टेट के रूप में, उन सब स्टेट को हम बारी बारी से उठाएंगे और उनसे संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि एग्जाम्स में जो स्टेट है उनसे संबंधित जो जानकारी या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे अगर हम पीसीएस की बात करें या लोअर पीसीएस सब की बात करें, वहाँ यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हम एक एक स्टेट को उठाएंगे, जो बेसिक उनकी जो नॉलेज है उसके बारे में समझेंगे। तो पहले तो हम यह समझ रहे कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य, स्टेट और 8 यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। जैसा कि भारत में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पड़ता है एक द्वीप लक्षद्वीप, यहाँ पे पड़ता है अंडमान एवं निकोबार। हम बात करेंगे यूटीज की। 8 यूटीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली दिल्ली, दूसरी चंडीगढ़, तीसरी जे चौथी लद्दाख, पांचवी हवेली, दादर एवं नागर हवेली, छठी पुडुचेरी, सातवीं लक्षद्वीप, आठवीं अंडमान एंड निकोबार। तो पहले तो हम यह समझें कि हमें केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि जो भी यूटीज बनाई गई है वो किसी पर्पज को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। जैसा कि हम बात करें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप की बात करें, तो मेन लैंड इंडिया से जो इनकी दूरी है काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इन्हें एक स्टेट का दर्जा दे देते हैं तो कहीं ना कहीं यार सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक सुरक्षा का विषय हो सकता था। लक्षद्वीप के संदर्भ में भी यह है क्योंकि इनकी अपनी एक कल्चर, अपनी एक संस्कृति है, इनकी भी एक अपनी कल्चर, एक संस्कृति है। तो भारत का इन क्षेत्रों पर डायरेक्ट नियंत्रण है, डायरेक्ट कंट्रोल है। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप एवं द्वीप को एक यूटीज का दर्जा दिया गया। यूटीज में केंद्र सरकार डायरेक्ट उपराज्यपाल या हम कह सकते हैं राष्ट्रपति, उपराज्यपाल या प्रशासक के माध्यम से यूटीज पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। आप देखेंगे कि यूटीज में केंद्र सरकार की ओर से या राष्ट्रपति की ओर से हम कह सकते हैं उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति की जाती है हर यूटीज में लगभग। इसमें कुछ यूटीज ऐसी है जिनकी खुद की एक विधानसभा अपनी है, जैसे कि दिल्ली। और जब 370 हटाया गया था उसके तहत जे एंड के में, जम्मू एंड कश्मीर में भी एक विधानसभा की बात कही गई थी, हालांकि अभी यहाँ पे विधानसभा नहीं है। अब बात करेंगे पुडुचेरी। पुडुचेरी की अगर हम बात करें, पुडुचेरी प्रारंभ से ही फ्रांस के अधीन रहा था, तो यहाँ पे एक अलग हमें कल्चर दिखाई पड़ता है। तो उस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए हमने क्या किया, पुडुचेरी को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। सेम वही बात लागू होती है दादर नागर हवेली के बारे में और लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में हमें समझना होगा कि लद्दाख जो बेहद ही सेंसिटिव जो एरिया है भारत के संदर्भ में देखें तो लद्दाख की जो लोकेशन है वो यहाँ पे है। इसकी जो सीमा है चीन के साथ लगती है, इसीलिए लद्दाख को यूटीज का दर्जा दिया गया ताकि केंद्र सरकार का इन क्षेत्रों पर डायरेक्ट नियंत्रण रहे। ऐसा ना हो कि अगर हम इन्हें स्टेट के रूप में पूरा दर्जा दे दें तो आगे चल के हमें सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़े। तो हमने क्या देख लिया, लद्दाख भी देख लिया, जे के बारे में देख लिया। चंडीगढ़ को लेकर क्या चाहिए, चंडीगढ़ को पंजाब, क्योंकि हम जानते हैं चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त राजधानी है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ को भी यूटीज का दर्जा दिया गया। अब हमने क्या किया, 28 राज्य, जो कि हम एक एक करके राज्य को उठाएंगे और चीज़ों को बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जनरल नॉलेज के लिए भी मान लिया जरूरी हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट आएगा, उम्मीद करेंगे। फिर यूटीज के बारे में हमने देखा।
अब हम समझेंगे भारत की नेशनल लैंग्वेज के बारे में। तो पहले तो हम यह कंफर्म कर लें कि भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। स्पष्ट तौर पर भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हालांकि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। तो हम यहाँ समझ लें कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो 22। तो यह याद रखिएगा, भारत की कितनी आधिकारिक भाषाएं, 22 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं। हालांकि संविधान के लागू होने के समय सिर्फ 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेज थी, जो बाद में 8 और जोड़ी गई, जिन्हें हम समझेंगे, क्योंकि हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है, उन्हें पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछ देते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आधिकारिक भाषा नहीं है या ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए। तो हम मैप के माध्यम से समझ लें, हम बेहतर तरीके से समझ जाएंगे चीज़ों को। तो पहले तो अगर आपको पढ़ना है तो सीधे आप रट लीजिएगा। पहले यहाँ पे क्या है, कश्मीरी। कश्मीर से हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। कश्मीरी, सिंधी। हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि सिंधी जो पंजाब का जो एरिया है, वेस्ट वाला जो पंजाब का एरिया है, या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान वाला जो एरिया है, यहाँ पे सिंधी बड़ी मात्रा में बोली जाती है। सिंध यहाँ पे एक प्रांत भी है, उसका भी प्रभाव देखा जाता है। सिंधी भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में देखी जाती है। सिंधी के बाद आती है पंजाबी, जो पंजाब में बोली जाती है। बाकी हरियाणा से स्टार्ट होती है और यूपी और बिहार तक, ये जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पे आप राजस्थान भी ले लीजिए, अब मध्य प्रदेश भी ले लीजिए, छत्तीसगढ़ भी ले लीजिए, ये जो पूरी जो बेल्ट है, यहाँ पे बोली जाती है हिंदी। तो हमने कौन कौन सी भाषाएं देखी है, कश्मीरी देखी है, सिंधी देखी है, पंजाबी देखी है, हिंदी देखी है। अब हम बढ़ेंगे इधर साइड में, यहाँ पे आती है असमिया। असमिया के बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आती है बंगाली। बंगाली के बाद आती है उड़िया, जो उड़ीसा में बोली जाती है। उड़िया के बाद जो हम आएंगे इधर साइड में, गुजरात, गुजराती। गुजराती के बाद आती है मराठी, जो महाराष्ट्र रीजन में बोली जाती है। मराठी के बाद हम बात करेंगे 4 जो लैंग्वेज है जिन्हें द्रविड़ लैंग्वेज कहा जाता है, उसमें आती है, पहले आती है कन्नड़, तेलुगु। तेलुगु कहाँ बोली जाती है, आंध्रा में, तेलंगाना में। फिर यहाँ पे आती है मलयालम। फिर आती है यहाँ पे तमिल। इस तरीके से हमें कितनी लैंग्वेज हो गई हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लैंग्वेज हो गई है। अब हम देखेंगे उर्दू और संस्कृत। उर्दू संस्कृत 2 ये हो गई हैं, ठीक है। पहले तो ये समझ लीजिए, उर्दू, जैसा कि हम उर्दू के संदर्भ में हमारे मन में यह आता है कि उर्दू की जब हम बात करते हैं तो हम यह मानते हैं कि नॉर्मल है, मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई भाषा है। पर हमें यह समझना होगा कि उर्दू जो नेटिव लैंग्वेज है यह भारत की है, जो भारत का रीजन है, स्पेशली भारत और पाकिस्तान का रीजन। क्योंकि भारत का अगर पहले हम विस्तार देखें, जैसा कि हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, अफगानिस्तान का जो हिंदुकुश पर्वत है, वहाँ से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप में एक कल्चर पाया जाता था। तो उर्दू है भारत की नेटिव लैंग्वेज है। जैसा कि हम जानते हैं कि सऊदी अरब में अरबी बोली जाती है, ईरान में फारसी बोली जाती है, तो उर्दू भारत की भाषा है। तो हमें ये समझना होगा। संस्कृत हो गए, 2 ये हो गई। फिर आती है नेपाली। नेपाली के बाद आती है मणिपुरी, जो मणिपुर में बोली जाती है। कहाँ से आती है, कोंकणी। 3 ये हो गई। फिर आती हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। हमने सारी जो भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उन पर हमने बात कर ली है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अक्सर पूछ देते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की आधिकारिक भाषा है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, या कौन सी भाषा भारत की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो 22 भाषाएं हैं, 14 आरंभ में थी, 8 जो है बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है।
जैसा कि अगर सिंधी की बात करें तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से जोड़ी गई। आप ये पॉलिटी में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, या आपकी पॉलिटी स्टार्ट होगी उसमें आपको ये सब बेहतर तरीके से बताया जाएगा। पहले तो हम इंडियन मैप की स्टार्ट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि आपको सारी ये बातें जो बेसिक जो बातें हैं भारत के संदर्भ में वो पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? कश्मीर से। हम स्टार्ट करेंगे कश्मीर से।